Hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy। तो आज की ये जो वीडियो है, इसके साथ हम लोग चैप्टर नंबर 3, क्लास 12, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, सो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 3, क्लास 12, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आज के इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करने। अभी तक हमने क्लास 12 के सिलेबस के अंदर यूनिट 1 के 2 चैप्टर्स किए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 1 का। इसके बाद में हमारी यूनिट 1 जो है वो रैप हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्टार्ट करने वाले। तीनों चैप्टर्स के अंदर से सबसे इजी चैप्टर, ठीक है, और इस यूनिट के अंदर लीस्ट वेटेज रखने वाला चैप्टर जो है वो यही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चैप्टर को छोड़ दें। लीस्ट वेटेज रखने वाला चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो चैप्टर है ये आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है, आपके स्कोर को और बूस्ट कर सकता है, क्योंकि नीट में श्योर शॉर्ट इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और 12th बोर्ड्स के अंदर सीधा सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो है। ये जो वीडियो सीरीज है आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, नीट यूजी के लिए, सीयूईटी यूजी के लिए, आईसर का अगर आप आईआईटी एग्जाम देंगे, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, या फिर अगर आप आईसीएआर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो सभी एग्जाम्स के लिए ये जो वीडियोस लेक्चर्स हैं ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, जो नोट्स रहेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड सभी नोट्स और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर ही। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस। ओके, ये हो गई एक सिंपलर डेफिनेशन। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना, एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग नॉर्मल। ओके, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग नॉर्मल। ओके, however it has a broader perspective and also includes the emotional and social aspects of reproduction also। यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड दे आर नॉर्मली फंक्शनिंग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, ठीक है, विच इंक्लूड्स द इमोशनल एंड सोशल इफेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। यानी कि सोशली और इसके अलावा इमोशनली, ठीक है, सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन को भी कवर करा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन दी थी उसके अंदर उन्होंने क्या बोला? ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट के अंदर एक प्रॉपर वेलबींग का होना। ठीक है, कौन कौन से एस्पेक्ट? फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट। ठीक है, then only a person can be called as reproductively healthy, otherwise that person is not reproductively healthy। अगर वो इनमें से किसी एक एस्पेक्ट के अंदर भी they are not acting normal। okay, therefore a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy। यानी कि सोसाइटी के अंदर वो लोग which have normal physical, okay, which have basically physical and functionally normal reproductive organs। ठीक है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, लोगों के पास है सोसाइटी के अंदर,
which are physically and functionally normal. ठीक है, they are physically and functionally normal and they have normal emotional and behavioral interaction. Okay, they behave normally. Okay, they have a normal emotional and behavioral interaction. ठीक है, एक नॉर्मल बिहेवियरल इंटरेक्शन है उनका सोसाइटी के अंदर इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, तभी उनको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोला जाता है। ठीक है, तभी उस सोसाइटी के लोगों को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोला जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन की बात, अगर इसमें से आपसे कुछ पूछा जाएगा तो वो सिर्फ ये डेफिनेशन पूछी जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओके, नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, India was among the first nations to implement National Action Plan for achieving the comprehensive reproductive health, starting with family planning initiatives in 1951. Over these decades, the programs have been periodically assessed and expanded, leading to the current reproductive and child healthcare program. Very, very important. Okay. These initiatives aim to raise awareness about reproductive health and provide the necessary facilities and support for building a healthy society. यानी कि कुछ नेशनल एक्शन प्लान जो थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज ने अडॉप्ट किए थे या इम्प्लीमेंट किए थे, एंड इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस जिन्होंने उन एक्शन प्लान्स को व्हिच वर इनिशिएटेड टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनको स्टार्ट किया था। ठीक है, इंडिया वाज अमंग्स्ट दोस फर्स्ट नेशंस। ठीक है, एंड इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स के साथ में, ये 1951 में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ईयर्स जो है, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में ईयर्स, स्कीम्स, ठीक है, एंड साथ में फुल फॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओवर द डिकेड्स, ठीक है, आप जैसे 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 टाइम बढ़ता गया तो इन प्रोग्राम्स को क्या किया जाता है, विद पर्टिकुलर टाइम या इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स दे आर असेस्ड एंड उनको एक्सपैंड किया जाता है। ठीक है, ताकि क्या हो सके बेसिकली और अच्छे तरीके से वहां पर चेंजेस लाए जा सके। ठीक है, एंड उसी तरीके से क्या बने बेसिकली RCH यानी कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर इन सभी इनिशिएटिव्स को अभी के डेट में जो है वो देखा जाता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये इनिशिएटिव्स क्या करते हैं, दे रेज अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इसके अलावा दे प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज एंड सपोर्ट। ठीक है, जो जरूरी फैसिलिटीज और सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाना चाहिए टू बिल्ड हेल्दी सोसाइटी, वो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर किया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस have taken significant steps using audio visuals and print media to educate the public on various aspects of reproduction. Parents, relatives, teachers and friends also play a crucial role in disseminating this information. Okay. अब गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी और कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी सच एज NGOs, जिनको हम NGOs भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली, दे हैव टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप्स ताकि क्या हो सके, रिप्रोडक्शन के वेरियस स्टेप एस्पेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर लोगों को अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके, एक प्रॉपर जानकारी दी जा सके। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इस इंफॉर्मेशन का प्रॉपर ट्रांसफर हो, डाइसेमिनेट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, सो बेसिकली एक करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के पास जाए या यूथ के पास जाए, उसके अंदर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स और फ्रेंड्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, the introduction of sex education in schools is essential to provide accurate information, helping to dispel myths and misconceptions about sex. Proper education on reproductive organs, adolescence, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases or the STDs, and AIDS is vital, particularly for adolescents to ensure that they lead a healthy reproductive life. यानी कि स्कूल्स के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि बच्चों को, जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके और जितने भी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस होते हैं रिलेटेड टू सेक्स वो दूर हो सके। ठीक है, उनको हटाया जा सके।
प्रॉपर एजुकेशन ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एक प्रॉपर जानकारी, अडोलिसेंस के ऊपर, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस या फिर एसटीडीज के ऊपर एंड एड्स के ऊपर एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए बच्चों को, ठीक है, स्पेशली टू अडोलिसेंस, ठीक है। वो जरूरी है, क्यों जरूरी है? ताकि इंश्योर हो सके दैट दे लीड अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ। ओके, educating fertile couples and those of marriageable age group about birth control, maternal and postnatal care, breastfeeding and gender equality, ठीक है, gender equality is crucial for creating socially conscious healthy families. It ensures that families are well informed about the importance of balanced family size and health of both mother and child, ठीक है। यानी कि जो फर्टाइल कपल है, ठीक है, और जितने भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, विच आर ऑफ मैरिजेबल एज, ठीक है, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए अबाउट बर्थ कंट्रोल, ठीक है, मैटरनल केयर के बारे में, पोस्ट नेटल केयर के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर एंड जेंडर इक्वालिटी को लेके, ठीक है, क्योंकि आज भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, ठीक है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़का और लड़की में बहुत फर्क करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जेंडर इक्वालिटी के ऊपर एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों को दी जाए, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपरली उनको अवेयर किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, वो बहुत जरूरी है, ताकि एक सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज बन सके और एक सोशली कॉन्शियस हेल्दी सोसाइटी फॉर्म हो सके, ठीक है। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या इंश्योर किया जाता है कि फैमिलीज आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड फैमिली साइज, ठीक है, यानी बैलेंस्ड फैमिली साइज के इसके ऊपर क्या किया जाता है, फैमिलीज को अवेयर किया जाता है, ठीक है। एंड मदर एंड चाइल्ड दोनों की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, दोनों की प्रॉपर हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, उस चीज के ऊपर भी जो फैमिलीज है उनको क्या किया जाता है, अवेयर किया जाता है या जागरूक किया जाता है। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, sex abuse and related crimes is essential for fostering a socially responsible society। यानी कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है, ठीक है, उसको लेके एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, सेक्स अब्यूज और रिलेटेड क्राइम्स को लेके एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ताकि एक सोशली रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बन सके। ये सब चीजें जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर ही इंक्लूड की जाती है, और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बने उस चीज के अंदर इन सब बातों का एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो, ठीक है। To successfully implement reproductive health initiatives, strong infrastructure, professional expertise, and material support are necessary. These elements are vital in addressing various reproductive health issues, including pregnancy, delivery, sexually transmitted diseases, abortion, contraception, menstrual problems, and infertility. Continuous improvement of techniques and strategies is also important for providing more effective care. यानी कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनिशिएटिव्स को ढंग से इंप्लीमेंट करना है, अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, ठीक है, यानी कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे होने चाहिए जो क्या कर सके, लोगों को एक प्रॉपर वे में अवेयर कर सके, ठीक है, एक अच्छे तरीके से अवेयर कर सके, और मटेरियल सपोर्ट ऑब्वियसली जरूरी है, ठीक है। These elements are vital in addressing various reproductive health issues। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये डिफरेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज जो होते हैं उनको एड्रेस करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से इश्यूज होते हैं? प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स एंड इनफर्टिलिटी, ठीक है। अब इन टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज का कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है, ताकि केयर जो है वो और इफेक्टिव वे में क्या की जा सके, प्रोवाइड की जा सके। ओके, legal bans such as ban on amniocentesis, okay, ban on amniocentesis for sex determination, very important, are important to combat the growing problems of फीमेल फीटिसाइड। देखो एमनियोसेंटेसिस के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ लीगल मेजर्स अडॉप्ट किए गए एंड उनमें से एक था बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, जिसको किस लिए यूज किया जाता था, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता था, यानी कि ये जानने के लिए यूज किया जाता था कि जो ग्रोइंग फीटस है वो गर्ल है, ठीक है, या बॉय है, इसके लिए एमनियोसेंटेसिस को यूज किया जाता था। ऑल्दो ये जो प्रोसीजर होता है ये किस और कुछ और चीजों के लिए यूज किया जाता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, बट इसका जो है एक मिसयूज किया जा रहा था। मिसयूज क्या किया जा रहा था कि इसकी हेल्प से सेक्स डिटरमाइन किया जा रहा था एंड उसकी वजह से फीमेल पिटिसाइड्स के काफी केसेस देखने को मिलते थे। तो एमनियोसेंटेसिस के ऊपर बैन लगाया गया, या फिर ये एक लिमिटेड वे में अभी क्या होता है बेसिकली यूज होता है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे।
इन एमनियोसेंटेसिस, अब यहां से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolve substances. Okay, this procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, and to determine the survivability of the fetus. ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है, जो डेवलपिंग फीटस होता है उसके अंदर से कुछ एमनियोटिक फ्लूइड ली जाती है, ठीक है, कुछ एमनियोटिक फ्लूइड का पार्ट लिया जाता है एंड वहां से फीटल सेल्स एनालाइज किए जाते हैं, ठीक है, फीटल सेल्स और कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है। ये कब करवाते हैं डॉक्टर्स, ये एमनियोसेंटेसिस कब सजेस्ट होता है, जब डॉक्टर्स को लगता है कि जो डेवलपिंग फीटस है इसके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है, तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए क्या करवाया जाता है, एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करवाया जाता है। एंड कौन कौन से डिसऑर्डर्स का इनमें इसके थ्रू पता चल सकता है, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया एटसेट्रा, एंड ऑल्सो ये पता चल सके कि जो फीटस है उसके सर्वाइवेबिलिटी के चांस कितने ज्यादा है या कितने कम, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली एमनियोसेंटेसिस जो है वो कैरी किया जाता है, बट क्या होने लगा था, इसका सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मिसयूज होने लगा था। तो अभी जो एमनियोसेंटेसिस है अगर वो कैरी आउट होता है तो वो बेसिकली डॉक्टर्स पूरा उसको लिखते हैं एंड उसके बाद में फिर ये प्रोसेस कैरी आउट हो सकता है, ऐसे ही नहीं कैरी आउट होता। सो बेसिकली दिस वाज एन इम्पोर्टेंट मेजर, लीगल मेजर जो लिया गया था ताकि जो फीमेल फीटिसाइड का प्रॉब्लम है वो कम हो सके, ठीक है। Problems like large scale child immunization also play a key role in supporting reproductive health and contributing to a healthier, more socially responsible society. यानी कि लार्ज स्केल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, बेसिकली एक हेल्थियर सोसाइटी बन सके, ठीक है। सो बेसिकली ये जितने भी मेजर्स जो है अडॉप्ट किए जा रहे हैं वो इसीलिए अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी जो है वो फॉर्म हो सके, ठीक है। सहेली, a new oral contraceptive for females was developed by scientists at Central Drug Research Institute in Lucknow, India. Very, very, ठीक है। सहेली is a very important oral contraceptive used by females, ठीक है। और ये कहाँ डेवलप हुई थी, ये डेवलप हुई थी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर, ठीक है, इंडिया में जो है सहेली क्या की गई थी, डेवलप की गई थी बाय साइंटिस्ट, ओके। इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। Better awareness about sex-related matters, increased number of medical-assisted deliveries, and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rate, increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex-related problems, all indicate improved reproductive health of the society. यानी कि अभी लोगों को एक बेटर वे में क्या होता है, सेक्स रिलेटेड मैटर्स की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, बेटर वे में क्या होती है, अवेयरनेस होती है। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज अभी होने लगी है। बेटर पोस्टनेटल केयर जिसकी वजह से क्या हुआ है, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स में काफी हद तक रिडक्शन आया है, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से क्या हुआ है, बेसिकली ये सब चीजें क्या इंडिकेट करती हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है सोसाइटी के अंदर देखी जा रही, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है। इसमें से अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो एमनियोसेंटेसिस के बारे में पूछा जाएगा या सहेली के बारे में पूछा जाएगा या फिर आरसीएच के बारे में और फीमेल फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव कब स्टार्ट हुए थे वो पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी सब चीजें जो थी वो नॉर्मल समझने वाली थी, ठीक है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ population stabilization and birth control. Now we are going to talk about population stabilization and birth control. Okay. Now, over the last century, significant advancements in various fields greatly improved the quality of life. However, better health facilities and living conditions led to a rapid population increase. The global production, which was around 2 billion in 1900, surged to 6 billion in 2000 and 7.2 billion by 2011. ये डेटा आपको याद नहीं रखना है।
India experienced a similar trend with its population growing from approximately 350 million at independence to nearly 1 billion by 2000 and surpassing 1.2 billion in May 2011. This growth is attributed to sharp decline in death rates. Yes, just a minute. Sharp decline in death rates, maternal mortality rates, infant mortality rates, ठीक है, and an increase in number of people of reproductive age. अब लास्ट सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, ठीक है, वेरियस फील्ड्स के अंदर एडवांसमेंट्स आई और उसी की वजह से क्या हुआ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो इम्प्रूव। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होने का मतलब क्या था, यानी कि वहां पर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज भी जो है वो प्रोवाइड होनी स्टार्ट हुई, बेटर लिविंग कंडीशंस हुई। अब इसी की वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन के अंदर एक रैपिड इंक्रीज देखने को मिली, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो ये बता रहा है कि किस लेवल पे जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ थी ये किसकी वजह से हो रही थी, ठीक है, ये ग्रोथ किसको एट्रीब्यूट करती है, ठीक है, शार्प डिक्लाइन इन डेथ रेट्स, ठीक है, उसकी वजह से maternal mortality rates, infant mortality rates, and increase in number of people of reproductive age, ठीक है। Despite efforts to the reproductive child health care programs or the RCH programs, the population growth was only marginally reduced. अब basically काफी सारे एफर्ट्स किए गए थ्रू आरसीएच प्रोग्राम्स, ठीक है, बट फिर भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था बहुत कम लेवल पे क्या किया जा पा रहा था, या बहुत मार्जिनल वे में वो रिड्यूस करवाया जा पा रहा था, ठीक है। According to 2011 census, the growth rate was still less than 2% and or 20 to 1000 per year, which is a rate that would lead to rapid population increase. Such alarming growth could result in severe shortage of basic necessities like food, shelter and clothing despite progress in these areas. यानी कि 2011 का जो सेंसस था उसमें जो ग्रोथ रेट था इट वाज स्टिल लेस देन 2%, ठीक है, लेस देन 2% का मतलब क्या है, और 20 पर 1000, ठीक है, ये जो था वो ग्रोथ रेट था, ठीक है। अब इस ग्रोथ रेट से क्या हो सकता था, एक रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो बेसिकली दिख रहा था, ठीक है। तो बेसिकली उसकी वजह से क्या हो सकता था, ठीक है, ये अगर ये ग्रोथ रेट हो तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, जो आपकी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसको फिर बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ा, ठीक है, क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ा, कुछ सीरियस मेजर्स जो थे वो गवर्नमेंट ने क्या किए, इम्प्लीमेंट किए, ठीक है, ताकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इसको कंट्रोल किया जा सके। ओके, नाउ इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो था वो क्या था, to motivate smaller families by using various contraceptive methods or using advertisements with the slogan हम दो हमारे दो, यानी कि V2R। यानी कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या किया गया, एक तो लोगों को अवेयर किया गया या उनको मोटिवेट किया गया फॉर स्मॉलर फैमिलीज, ठीक है, कैसे मोटिवेट किया गया, उनको अवेयरनेस क्रिएट की गई या उनको नॉलेज दी गई अबाउट वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, एंड कुछ एडवर्टीजमेंट्स या कुछ पोस्टर्स लगाए गए जिनपे स्लोगन था हम दो हमारे दो, V2R, ठीक है। Many couples, mostly the young urban working ones, have adopted a one child norm, ठीक है, यानी कि जो यंग अर्बन वर्किंग है, ठीक है, या रूरल प्लेसेस पे भी काफी जगहों पे उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, ऐसे कपल्स ने वन चाइल्ड नॉर्म जो है वो अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। Statutory raising of marriageable age of female to 18 years and that of female to 18 years and male to 21 years, and incentives given to couples with small families are two of the other two measures taken to tackle this problem. यानी कि क्या किया गया, फीमेल्स का जो मैरिजेबल एज था उसको 18 इयर्स किया गया, यानी कि 18 साल से किसी भी छोटी लड़की की शादी नहीं की जा सकती, एंड मेल्स के अंदर ये एज जो थी वो 21 इयर्स थी, यानी 21 साल से छोटे किसी भी लड़के की जो है वो मैरिज नहीं की जा सकती। पहले तो गवर्नमेंट ने ये मेजर लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या किया गया, वो कपल्स जिनकी स्मॉल फैमिलीज थी, जिनकी स्मॉलर फैमिलीज थी, उनको कुछ और इंसेंटिव्स दिए जाने लगे, ठीक है। तो बेसिकली इसकी वजह से भी क्या हुआ, और लोग जो थे, ठीक है, देवर मोटिवेटेड, किस लिए, कि क्या हो सके, बेसिकली शॉर्ट फैमिली स्मॉलर फैमिलीज जो है, बेसिकली स्मॉल फैमिलीज जो है वो लोग बेसिकली इस मेजर को अडॉप्ट करें, ठीक है। अब इसके अंदर
हमने ऊपर बात की कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, ठीक है। सो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इट शुड बी इफेक्टिव एंड रिवर्सेबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, यानी कि उसके साइड इफेक्ट्स या तो होने नहीं चाहिए, या हो अगर हो तो बहुत ही मिनिमम हो, ठीक है, यानी कि बहुत कम हो। It should also in no way interfere with the sexual drive, desire and or the sexual act of user, ठीक है। यानी कि वो किसी भी तरीके से सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर या फिर सेक्सुअल एक्ट जो होता है यूजर का, उसके अंदर इंटरफेयर ना करे। तो ये जो है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या होती है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सीबीएसई का पीवाईक्यू है ये, ठीक है। तो इससे आपको याद रखना है कि ये छोटा सा पॉइंट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। Now, a wide range of contraceptive methods are presently available, broadly grouped into the following categories. The first one is natural or traditional. The second one is barrier. The third one is IUDs or the intrauterine devices. Okay? IUDs क्या होते हैं? IUDs are intrauterine devices. Okay? Oral contraceptives, injectables, implants and surgical methods. ठीक है। तो इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर क्या किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। और हम लोग एक एक करके इन सभी कैटेगरीज को या सभी मेथड्स को हम लोग एक एक करके पढ़े, ठीक है। बट आज नहीं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कवर करेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ठीक है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो सेकंड पॉइंट था, इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव कब स्टार्ट हुए, आरसीएच का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको एमनियोसेंटेसिस के बारे में याद रखना है और सहेली के बारे में आपको याद, ठीक है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के अंदर आपको याद रखने की ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो देखने को मिली थी, रैपिड इंक्रीज देखने को मिला था, ये किस वजह से देखने को मिला था, ठीक है, या कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हो रहा था, ठीक है। एंड उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। एंड ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है इनके बारे में, ठीक है, इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उससे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बेसिकली हम लोग जो डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो है उनको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है then please do support us by subscribing to our YouTube channel. We will meet you with the next interesting video. Till then, keep learning.